Ladies and gentlemen, Pakistan's first ever immigration podcast is now back with a bang. Season 2 की बड़ी कामयाबी के बाद सुपीरियर कंसल्टिंग हाजिर है सीजन 3 लेकर आपके सामने। ये जो प्रोग्राम हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये बेसिकली सूट करता है बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को, राइट, कि किस तरह आप यूरोप में रिहाइश हासिल कर सकते हैं बगैर किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के। सबसे अच्छी बात तो इस प्रोग्राम में ये है कि नहीं, ये हाइट बिजनेस ओनर्स को टारगेट नहीं है, करना चाहे कर सकते हैं, बट ये अगर स्मॉल मीडियम भी अगर हम बात करें, कोई भी बिजनेस आप स्टार्टअप कर सकते हैं तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। मोस्टली कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके तो सबको पता ही है, इनके ऊपर तो बात चली रही होती है, लेकिन आज हम सोचा कि यूरोप के बारे में बात करें। बहुत काम किया, जब इतना तजुर्बा आ जाता है और हो जाता है तो आने वाले लोगों को तो वैसे ही फायदा होगा। के बाद ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, रब्ता करें सर, और फिर हम जो है उनका पाथवे खुद इंशाल्लाह डिजाइन करें। Ladies and gentlemen, Pakistan's first ever immigration podcast is now back with a bang. सीजन 2 की बड़ी कामयाबी के बाद सुपीरियर कंसल्टिंग हाजिर है सीजन 3 लेकर आपके सामने, और आज के इस पहले ही एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह आप यूरोप में रिहाइश हासिल कर सकते हैं बगैर किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के। तो ये एपिसोड आपने आखिर तक देखना है। सीजन 2 की बहुत ही बड़ी कामयाबी, जिसमें हमने 5 एपिसोड के स्पेशल सीरीज किया था आपके लिए, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को डिस्कस किया था, ट्रेंडिंग प्रोग्राम्स को डिस्कस किया था, एंड दिस टाइम लेट मी टेल यू सीजन 3 और भी बड़ा होने वाला है, जिसके अंदर हम आपके लिए मजीद इंसाइट्स लेकर आने वाले हैं और न्यू एक्साइटिंग प्रोग्राम्स आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं यूरोप में, यूके में, और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हम डिस्कस करेंगे जिसके तहत आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। पाकिस्तानियों को बड़ी ऑब्वियसली नीड होती है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की, जिसके ज़रिए वो मुस्तकिल सकूनत हासिल कर सकें। तो आज ही ऐसी एक और ज़बरदस्त प्रोग्राम पर हम बात करेंगे यूरोप की रेजिडेंसी के हवाले से। बगैर किसी डिले के लेट्स डाइव इनटू दिस फर्स्ट एपिसोड ऑफ सीजन 3, एंड मैं इनवाइट करना चाहूँगा नन अदर देन सुप्रीमली रिनाउंड एंड ऑफ कोर्स फाउंडर ऑफ सुपीरियर कंसल्टिंग ग्लोबल, मिस्टर आदिल इस्माइल। सर बहुत शुक्रिया, और सीजन 3 में आपका एक बार फिर जो है वो खुशामदीद करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। इस कामयाबी का सहरा ऑब्वियसली आपके सर जाता है, क्योंकि शुरू में आपने इसको इनिशिएट किया। तो इस इंडस्ट्री में इतनी भी कामयाबी ले लेना ये बहुत बड़ा जो है वो एक मुकाम भी है और एक बहुत बड़ा एजाज़ भी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू कि आपने जो है वो इतनी कामयाबी बटोरी है। बिल्कुल सही है। और सुपीरियर कंसल्टिंग ज़ाहिर है अब ये आवाम जानती है कि पहला इमिग्रेशन इदारा है पाकिस्तान में और मिडल ईस्ट में, जिसने बुनियाद रखी पॉडकास्ट की इमिग्रेशन इंडस्ट्री में आज से 4 साल पहले, और हमारा एक डियो था। तो ऑब्वियसली सीजन 3 में हमने जो है वो मुख्तलिफ तरीके से पॉडकास्ट के एपिसोड्स रिकॉर्ड किए, लेकिन ये भी एक बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप दोनों को एक साथ जो है वो देखना ज़रूरी था। हमने सोचा कि इस दफ़ा हम एक बार फिर वो जो है वो चीज़ लेकर आए और हम और आप बैठ के वो डिस्कस करें टेक्निकलिटीज़ के हवाले से। ऑब्वियसली क्योंकि आप भी अब दुबई का जो है वो ऑफिस देख रहे हैं, सारा लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो हमें एक साथ जमा होना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी-कभी। तो ये अच्छा मौका था, आप यहाँ पर मौजूद हैं तो उसको कवर कर रहे हैं, और कुछ नए प्रोग्राम्स पे हम काम भी कर रहे हैं और नए प्रोग्राम्स हम लेके भी आ रहे हैं। लोगों को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो होती है कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और किसी रिलायबल सोर्स से आपको मिल रही हो। दैट इज़ द रीज़न कि वो इस तरह के प्रोग्राम्स को भी पसंद करते हैं, और सुपीरियर कंसल्टिंग को फिर ऑब्वियसली सराहा जाता है। 50,000 से ज़्यादा का हमारा जो है एक यूट्यूबर सब्सक्राइबर का फैमिली है, तो उनको ये ज़रूर होता है कि ना कोई नए प्रोग्राम्स हम बात करें। बिल्कुल ऐसे ही। तो आज के इस बहुत ही ख़ास एपिसोड में पहला ही एपिसोड है, और हमने सोचा कि लोगों के लिए वो प्रोग्राम हम डिस्कस करें जिसकी बड़ी लोगों को ख्वाहिश है। ऑब्वियसली यूरोप एक ऐसी डेस्टिनेशन है, हर बंदा जाना चाहता है, और यूरोप एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग गैर कानूनी तौर पर भी जाते हैं। तो क्यों ना ऐसा प्रोग्राम डिस्कस करें जो कि एक लीगल पाथवे भी है और आसान रिक्वायरमेंट्स भी हों, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी ना करना पड़े, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लोगों का इसी से खाइफ होते हैं। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहें कि आज हम किस स्पेसिफिक कंट्री की बात कर रहे हैं यूरोप के अंदर, और किस प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं, और फिर हम उसकी डिटेल्स जाएंगे कि कौन हज़रात अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली जो हम बात करें, यूरोप का बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन का कंट्री है, बड़ी स्टेबल इकॉनमी है उनकी। तो पोर्चुगाल, राइट, पोर्चुगाल जो है जिसको हम उर्दू ज़बान में पुर्तगाल के नाम से जानते हैं, तो अरसे दराज से लोग जा रहे हैं। नया कोई कंट्री नहीं है, नई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको लोगों को पता नहीं हो, क्योंकि स्पेन से इसकी बॉर्डर्स मिलती हैं, करीबी ममालिक में आपका इटली है, फ्रांस है, तो बहुत स्ट्रेटेजिक, जैसे मैंने कहा कि लोकेशन है। अब यहाँ का अगर आपको
कोई परमानेंट रेजिडेंसी का रूट मिल जाए जी हाँ। तो डेफिनेटली लोग बहुत उसको सराहते भी हैं और चाहेंगे कि वो अप्लाई करें। राइट। ऑल्दो कि हम ये बात यहाँ पर बताते चलें कि ये जो प्रोग्राम हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये बेसिकली सूट करता है बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को Right. या फ्रीलांसर्स को Okay. जो अप्लाई कर सकते हैं और आखिर में जाके वो परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं। ये प्रोग्राम है D2 वीज़ा। ऑलराइट। और काफ़ी लोग इसको जानते भी होंगे। अब वो हमारी ज़बान सुनेंगे तो थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी और उसके बारे में सारे चीज़ा पॉइंट्स को हम कवर कर लेंगे। Right. तो पोर्चुगल का अगर हम बात करें तो D2 वीज़ा बेसिकली सूट कर रहा है कि स्मॉल या मीडियम स्केल एंटरप्रेन्योर्स को जो इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस को। बिल्कुल ठीक साथ है। में अगर कोई बंदा ये डिसअपॉइंट हो रहा है कि यार स्किल्ड वर्कर के लिए तो यूरोप में ज़्यादा कुछ नहीं है अगर वर्क परमिट्स वगैरह के अलावा, तो ये प्रोग्राम के तहत भी क्वालिफाइड लोग जो हैं, फॉर एग्जांपल कोई मार्केटिंग कंपनी कायम करना चाह रहा है, एसईओ स्पेशलिस्ट है या कोई आईटी की जो है ना इंडस्ट्री से वाबस्ता है, तो वो फ्रीलांस का भी अपना बिजनेस पिच करके इस प्रोग्राम के तहत जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस प्रोग्राम की है कि ऑब्वियसली अगर कोई स्किल्ड वर्कर जब इस तरफ आएगा तो वो सोचेगा कि क्या मुझे कोई जॉब ऑफर तो नहीं। इस प्रोग्राम में आपको बहरहाल जॉब ऑफर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। Okay. जब आप बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं तो फिर आपको फोकस बिजनेस पे करना होगा, बिजनेस करना ही होगा। इसको डंकी की तरह ना इस्तेमाल करें ना। हम उन लोगों को ऑब्वियसली हम जो है वो प्रमोट करते भी हैं कि लोग जो सवाल करते हैं कि बस मुझे चले जाएं, तो पहले प्रोग्राम को भी समझें और आगे जाकर उसकी जो मसाइब आएंगे या उसके जो चीज़ों को हल करना है या उसको लेके चलना है वो भी आपको बहुत ज़रूरी होगा। तो ये चीज़ बड़ा आपने इंपॉर्टेंट यहाँ पे वाज़ेह कर दी कि प्रोग्राम आइडियली सूट किनको करता है। वो हजरात जो बिजनेस करना चाहते भी हैं वाकतन, और जो फ्रीलांसर्स भी अगर हैं वो चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा स्टेप लें, क्योंकि कामयाबी भी आपको मिलती है, आप अच्छा पैसा कमाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे। और पोर्चुगल में अगर आप करेंगे तो ज़ाहिर लाइफस्टाइल आपको उसी तरह से मिलेगा। तो हमने जब ये हाईलाइट कर दिया तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मैं चाहूँगा कि अब आप लोगों को थोड़ा सा ये वाज़ेह करें कि अगर बिज़नेस करना है और एक तरह से बिज़नेस काइंड ऑफ वीज़ा है तो किस तरह के बिजनेसेस एलिजिबल हो सकते हैं और किस तरह से फिर देखिए, सबसे अच्छी बात तो इस प्रोग्राम में ये है कि नहीं, ये हाइट बिजनेस ओनर्स को टारगेट नहीं है। करना चाहे कर सकते हैं, बट ये अगर स्मॉल मीडियम भी अगर हम बात करें, कोई भी बिजनेस आप स्टार्टअप कर सकते हैं तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि सबसे पहला सवाल यही होता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट। जब बिजनेस की बात करें तो वो बात सुने बगैर बाहर निकल जाते हैं, यार ये तो मेरे यूरोस के लिए पाकिस्तानी लोग ये मेरे लिए शायद प्रोग्राम नहीं है। तो इसलिए मैंने शुरू में ही अपनी बात में ये वाज़ेह कर दिया है कि स्पेसिफिकली तो ये है, लेकिन अगर कोई स्किल्ड वर्कर चाहता है, क्योंकि उसको जॉब पे नहीं जाना इस प्रोग्राम में या जॉब ऑफर नहीं लेनी है, तो करना यही है कि जाएगा वो बहरहाल एस्टैब्लिश करने के लिए, वो फ्रीलांस बिजनेस को देख सकता है, ये कर सकता है, ये कोई छोटा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो छोटा जब इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं तो वो समवेयर अराउंड 15,000 यूरो तक स्टार्ट फ्रॉम। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पिच कैसे करते हैं। जैसे कि मैं नाज़रीन की आसानी के लिए बता दूं, अगर किसी को नहीं भी पता वो अभी गूगल करे और जाए शार्क टैंक इंडिया कर ले, शार्क टैंक यूएसए कर ले, शार्क टैंक रशिया कर ले, तो वो और फिर शार्क टैंक पाकिस्तान भी कर ले, तो पाकिस्तान में भी शार्क टैंक आया तो वो शार्क टैंक से उसको पता चलेगा आप पिच कैसे करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो है डिपेंड करती है आपके बिजनेस के, आप बिजनेस पिच क्या कर रहे हैं और उसकी नौयत क्या है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो लेकिन अगर हम बात करें कि कितना हो सकता है इन जनरल, तो अगर कोई 5,000 यूरो से लेकर स्टार्ट करे और वो उसको चला सकता है, जैसे कि आपने कोई आईटी कंसल्टेंसी मैंने कहा या मार्केटिंग की कोई आप कंपनी कंसल्टेंसी आप करना चाह रहे हैं, कोई भी आप वेब डिज़ाइनिंग की, वेब डेवलपमेंट की आप सर्विसेज आप ऑफर करना चाह रहे हैं, तो इस प्रोग्राम में आप कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। और साथ में फिर एक और भी चीज़ जुड़ जाती है, लोग सवाल कर लेते हैं कि क्या इसमें लैंग्वेज असेसमेंट की बात होगी, क्योंकि हर जगह पर कोई ना कोई, क्योंकि जब आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री से जा रहे हैं या किसी और कंट्री में जा रहे हैं, यूरोप में खासतौर पे ये बात देखी जाती है कि सारे यूरोपियन कंट्रीज की अपनी अपनी लैंग्वेज है, तो वो लैंग्वेज नहीं रिक्वायरमेंट है उनकी भी और इंग्लिश की भी, कि आपको इंग्लिश भी प्रूफ एज सच आपको नहीं करने। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। ऑब्वियसली क्योंकि आप एक तरह से जाएंगे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे तो ताजर के सर पर ताज ही होता है, तो एज सच इन मुश्किलात में तो नहीं फंसाएंगे हमें। तो क्या यहाँ पर ये कहना मुनासिब होगा कि गवर्नमेंट हमें कोई एज सच मिनिमम थ्रेशोल्ड नहीं दे रही, बिजनेस की नौयत के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है? डेफिनेटली ऐसे, डेफिनेटली बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो अब हम जाहिर सी बात है बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। इस वीज़ा को अप्लाई करने से पहले अब लोगों के जहन में ये भी बड़ा एक सवाल आता है कि यार बिजनेस हमें इस्टेब्लिश करना है, तो क्या ये वीज़ा हासिल करने से पहले ही ज़रूरी होगा या वीज़ा अप्रूवल के बाद बिजनेस इस्टेब्लिश करना है? जी, अच्छा सवाल है ये। एक तो ये आपको जानने की ज़रूरत है कि बिजनेस कहीं भी बहुत आपको कोई ऐसा कोई शादो नादर कोई प्रोग्राम मिलेगा जहाँ पर ये कहा जाएगा कि पहले बिजनेस इस्टेब्लिश करो। जब आप
आए नहीं हैं, जब आपने वहाँ पर कदम ही नहीं रखा है, तो आप बिजनेस का, हाँ, आपके जो बिजनेस प्लान है वो इतना अच्छे तरीके से वो मजबूत बनाया गया हो, मेटिकुलस हो, रोबस्ट एक बिजनेस प्लान आप जब दे रहे हैं, उसमें सारी चीज़ें आप जो है ना स्वेट एनालिसिस भी दे रहे हैं, फाइनेंशियल्स भी दे रहे हैं, आप जो है ना मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी दे रहे हैं, इसमें स्टार्टअप कैपिटल भी दे रहे हैं, उसका एग्जीक्यूटिव समरी आप अच्छा बना के दे रहे हैं कि वो करेगा कैसे, क्या होगा, तो फिर वीजा ऑफिसर को तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस प्लान के जरिए आप वीजा अप्लाई करें। आपको बिजनेस प्लान अच्छा देना है और आपको फिर रिसोर्स बतानी। जब आप बात करेंगे, जैसे मैंने हवाला दे दिया, तो काफी सारी बात तो वहीं से समझ में आ जाएगी कि बिजनेस आप पिच कैसे करते हैं। तो आपको जब आप पिच करने जा रहे हैं अपने एक डॉक्यूमेंटेड फाइल के थ्रू, तो उसके अंदर आप बताएंगे कि मेरे पास, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि 15,000 यूरो का मैं एक बिजनेस प्लान दे रहा हूँ या बिजनेस करना चाहता हूँ, कोई फ्रेंचाइज लेना चाह रहा हूँ या मैं कोई भी बिजनेस आपका है, तो उसमें एक सवाल तो उठेगा कि आपके पास पैसे हैं, जब आपने कहा है तो वो कहाँ है, उसकी ट्रेलिंग क्या है, वो कहाँ से आए। तो लेजिटिमेट तरीके से आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपकी जरूरत होगी कि मेरे पास ये सरमाया है या मेरे पास सेविंग मौजूद है, इसके थ्रू मैं करना चाह रहा हूँ, और ये कैसे कामयाब होगा, ये सब आपको बिजनेस प्लान के थ्रू कन्विंस करना है। सो बिजनेस प्लान यहाँ पर हम एक चीज़ बड़ी हाईलाइट करते हैं कि इट इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर वीज़ा। बिल्कुल ठीक हो गया। सो बिजनेस प्लान की जब हम बात करें, जाहिर है उसमें सॉर्ट एनालिसिस भी आ गया, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी आ गई, वो सारी चीज़ें आ गई, और इसके अलावा क्या की डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं इस वीज़ा को अप्लाई करने के, जैसे आपने कहा बैंक स्टेटमेंट वगैरह, कैपिटल भी दिखाना जरूरी है। ये डेफिनेटली हर बिजनेस आपको, क्योंकि होम कंट्रीज सारी ट्रेल्स दिखानी पड़ेंगी, और इसके अलावा कोई की डॉक्यूमेंट्स अगर आप बताना चाहें। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप इस वीज़ा को फाइल करने जा रहे होते हैं, ऑब्वियसली आप वीएफएस के थ्रू इसको अप्लाई करेंगे, आप इंटरव्यू का भी इंतजार करेंगे, एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। एप्लीकेशन में मेन जो ऑन टॉप है वो तो बिजनेस प्लान हो गया, बिजनेस प्लान के ऊपर ही सारा आपका रिवॉल्व करेगा। तो एक तो बिजनेस प्लान हो गया, दूसरा आपके पास इंपॉर्टेंट है जो यहाँ बैठे हुए तो हो सकती है, लेकिन वो इतनी आसान नहीं है। मिसाल के तौर पर कि आपको रेंटल अपना एकोमोडेशन का कॉन्ट्रैक्ट दिखाना पड़ेगा कि आप रहेंगे कहाँ पर, तो वो पहले से अरेंज होना चाहिए। तो आसान इसलिए मैंने कहा कि जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, जब आप किसी चैनल के थ्रू अगर नहीं जा रहे होंगे, तो फिर आपको शायद दिक्कत हो सकती है। बट देयर आर सो मेनी वेज, लीज एग्रीमेंट होना जरूरी है, लीज एग्रीमेंट होना चाहिए। और ऑब्वियसली वो अगर आप किसी को बना कर लेंगे, तो तब भी बाद में आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है कि उसकी वेरिफिकेशन अगर हो जाती है, तो इसके लिए आप मुझसे इदारों से रब्ता रखें और वो आपको इसके अंदर हेल्प आउट कर देंगे। तो वो एक मेन डॉक्यूमेंट आपका जरूरी है। फिर साथ में आप अपना बेहतरीन किस्म का सीवी आप बनाकर जो है ना वो देंगे कि आप या अपना पोर्टफोलियो बना के देंगे कि आप बिजनेस कर रहे हैं, तो पोर्टफोलियो आपका क्या है, बैंक स्टेटमेंट आपको हो गया, अगर मैरिटल स्टेटस है तो फिर आप मैरिज सर्टिफिकेट्स हैं, बच्चों के डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड देन अगर आपके पास कोई पैसिव इनकम भी है, विच इज़ नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, बट अगर पैसिव इनकम भी है तो वो भी एक एडेड एडवांटेज होती है कि मैं ऐसा नहीं है कि बस मेरे पास 15,000 ही थे। तो आप जब भी आप अपना पिच करते हैं तो आपको वो एक मार्जिन, आपका पाथवे होना चाहिए। आप एक रनवे तो जरूर बताएंगे ना कि क्या रनवे आपके पास अवेलेबल है, सो दैट आपने 15,000 लगा लिए, लेकिन आगे कोई 5,000 10,000 यूरोज आपके पास, 20,000 यूरोज और अवेलेबल है। बिजनेसमैन कहीं तो स्टिक करेगा, आप कुछ अरसे का प्लान देंगे उनको कि 1 साल का है। और इसी तरीके से पैसिव इनकम भी, अगर आपकी कोई रेंटल इनकम आ रही है तो वो भी आपको सपोर्ट करेगा कि बहरहाल ये क्लैप्स नहीं करेगा, इसके पास एक सपोर्ट है जो पीछे से आ रही है। तो ये चीज़ें भी जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको करती हैं। उसके साथ साथ आपको जब आप अप्लाई करने की बात करेंगे तो उसके कुछ और लवाजमात आपको हो जाते हैं, जैसे कि आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा 30,000 का, जो मेडिकल वगैरह, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें आपको कवर करेगा, तो वो आप ले सकते हैं इसके अंदर। राइट। अच्छा, जब हम बिजनेस प्लान की बात करें तो लोगों के जहन में ये भी होता है कि अच्छा बिजनेस हमें स्टैब्लिश करना है, प्लान भी देना है। बाकी कंट्रीज़ में हम यूके में देखें, कनाडा में देखें, यहाँ पर ये जो कुछ बिजनेस प्रोग्राम्स होते हैं उनकी बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि बिजनेस आइडिया यूनिक या इनोवेटिव होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर उस तरह की कोई शर्त है कि बिजनेस आइडिया यूनिक हो या अपनी प्रोफाइल से रेलिवेंसी होना मैंडेटरी है, इस तरह की चीज़ें भी हैं? नहीं, इसमें ऐसा तो नहीं है, लेकिन आप कन्विंस करने के लिए ऑब्वियसली कोशिश तो ये करते हैं कि आप यूनिक आइडिया लेके आए, स्केलेबल आइडिया लेके आए, तो वही होगा। अगर हर किसी को कह देंगे मैं परचून की दुकान खोलेंगे तो वो तो बात जमेगी नहीं और बनेगी नहीं। बहरहाल कोई कैद नहीं है, आप कोई भी आइडिया लेके आ सकते हैं और बताएं कि भाई ये सर्वाइव कैसे करेगा, चलेगा कैसे, मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मेरी एबिलिटी क्या है, मेरी कॉम्पिटेंसी क्या है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना उसमें उस एट्रीब्यूट्स में शामिल हो जाती हैं और उसमें फिर उसको मौका मिलता है, आपसे फिर वो इंटरव्यू भी करेगा। ऑब्वियसली आपने कोई ऐसा प्रोग्राम दे दिया जो आप जिसको डिफेंड ही नहीं कर सकते, या आपके स्किल्स में शामिल नहीं है, या आप उसको प्रूव नहीं कर सकते, जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली आपको जो है ना वो फिर मुश्किलात का सामना होगा और आप हो सकता है रिफ्यूज भी हो जाए। राइट। अच्छा, लोग अब ये सोचेंगे कि भाई बिजनेस करने जा रहे हैं, इतनी भारी रकम भी लेके जा रहे हैं, तो पीछे जो फैमिली होती है उसका क्या करना है, साथ में जा सकती है, तो फैमिली मेंबर्स भी साथ में अलाउ हैं इस वीज़ा में? जी, फैमिली मेंबर्स अलाउड हैं, बट एप्लीकेशन के साथ आप नहीं अप्लाई कर सकते। यूरोप में मेनली यही एक रूल है जो फॉलो मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिएगा। हाँ, इसमें ये कि जब आप खुद अप्लाई करते हैं तो पहले आपको अपना D2 वीज़ा लेना है। ओके। D2 वीज़ा लेने के लिए जैसे मैंने कहा कि VFS से आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, जब आपको वीज़ा आपको लग जाता है तो आप वहाँ पर पहुँचेंगे और SFE इनका एक इदारा है, तो उससे आपको
जैसे होम ऑफिस होता है, तो यहाँ पर SFE के नाम से एक इदारा है, वहाँ से आप जो है वो रेजिडेंस परमिट लेंगे, वो जो कार्ड लेंगे, तब जाकर आपको सारी मराहत भी मिलना शुरू होंगी। उस रेजिडेंस परमिट के ऊपर आप फौरी तौर पर रीयूनिफिकेशन वीज़ा अप्लाई करते हैं फॉर फैमिली, और वो भी आपको जो है विद इन 1 मंथ और सो वो कंक्लूड हो जाता है और आपकी फैमिली आ सकती है। अच्छी बात यह है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आप कोई फ्रीलांस बिजनेस कर रहे हैं, तो आपकी फैमिली अलाउड होती है कि काम कर सकते हैं, और उनको इजाज़त है वो कोई भी काम या वर्क कर सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं, अप टू देम। ऑलराइट, सो जब हम ये वीज़ा हासिल कर लेते हैं तो कुछ लोगों का ये इरादा होता है कि जी ठीक है सारी चीज़ें कर ली, वीज़ा हासिल कर लिया, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ होल्डिंग द वीज़ा भी कुछ लोगों का इरादा होता है। लेकिन जाहिर सी बात है हर प्रोग्राम की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है, तो यहाँ पर मैं चाहूँगा आप ये क्लैरिफाई कीजिएगा कि इस प्रोग्राम की ये रिक्वायरमेंट है कि आपको रेजिडेंसी मेंटेन करना ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो कितना ज़्यादा अहम है वो। ऐसा तो नहीं कि आपने वीज़ा ले लिया, आप अपने होम कंट्री में बैठे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब तो हर कंट्री अपनी चीज़ों को चेंज करता भी जा रहा है। USA को भी देख लें आप, USA अब नहीं कह रहा कि भाई ग्रीन कार्ड के बैठे रहो, टैक्सेस पे नहीं करो और आ जाओ और उसको रिन्यू करा लो, तो ये तो अब चेंजेस होती रहती हैं। यूरोप में भी ऐसे ही है, एटलीस्ट आपको साल में 6 महीने कॉन्जिक्यूटिव जो है वो रहना होगा, अदरवाइज आप लूज कर जाएंगे अपने राइट, और फिर वो रिन्यूअल वगैरह वो सारे मामला। अगर आप कंजिक्यूटिव नहीं रह रहे तो एटलीस्ट 12 महीने में 8 महीने फिर आप आगे पीछे शॉर्ट लीव्स के लिए घर जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, हॉलीडेज पे जा रहे हैं, वो अलाउड है। तो कम से कम भी आपके पास जो कंसेक्यूटिव मैंने कहा 6 महीने, अदरवाइज आप आगे पीछे 8 महीने के अंदर मेक सेंस, क्योंकि प्रोग्राम की शर्त ही है कि आप आएंगे, बिजनेस लगाएंगे, और सारे कंट्री को भी फायदा है। 2 वेज ही काम होता है, कंट्री को आप फायदा कर रहे हैं और आपको कंट्री फायदा कर रही है वीज़ा के हवाले से। अच्छा, यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी, जिस तरह हमने शुरू में बात की, यूरोप की PR की बात हो रही है, हर बंदे की नज़र उसी पे है कि किस तरह मैं परमानेंट हो जाऊँ। तो D2 वीज़ा, क्योंकि इनिशियली ऐसा लग रहा है कि टेम्प्रेरी वीज़ा है, क्या ये परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ लेके जाएगा किसी को या नहीं? जी, परमानेंट रेजिडेंसी की ही तरफ है एक्चुअली। इसी वजह से ये प्रोग्राम जो है वो मकबूल भी हो रहा है और आगे भी होगा, और आगे लोग भी जा रहे हैं, काफ़ी लोग जो है वो उसमें इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई कर चुके हैं, कर रहे हैं। तो ये बेसिकली जो है आपको अलाउ करता है परमानेंट रेजिडेंसी की, और परमानेंट रेजिडेंसी आपको 5 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, और सिटीजनशिप इसी तरह से आप हासिल कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी कि आपको थोड़ा बहुत लैंग्वेज आना चाहिए, ताकि आप, और एक अच्छे शहरी होना चाहिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका नहीं होना चाहिए। तो ये डेफिनेटली जो है प्रोग्राम, कोई चाहे तो गूगल पे जाके सर्च भी कर, तो ये प्रोग्राम लीडिंग टूवर्ड्स परमानेंसी एंड सिटीजनशिप है। ऑलराइट, ज़बरदस्त, आपने ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। तो जब हम इसकी बात करें PR की तरफ भी ये लेके, तो जाहिर है वाइल वी आर होल्डिंग द D2 वीज़ा, क्या बेनिफिट्स हैं लोगों को पोर्चुगल में रहते हुए, कुछ मेडिकल के हवाले से या बच्चों की तालीम के हवाले से, मैं चाहूँगा वो भी थोड़ा सा बताइएगा। डेफिनेटली यूरोप के अंदर आप किसी भी कंट्री में जाए, आप जा ही क्यों रहे हैं, पहली बात तो ये, सिर्फ गोरों को तो देखने नहीं जा रहे, आपको फैसिलिटी जब तक नहीं मिलेगी तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको। D2 वीज़ा के ऊपर भी अगर आप जाते हैं, आपको जब तक आपका रेजिडेंस कार्ड, जो कि 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको या कुछ वीक्स के अंदर आपको मिल जाता है, जब तक आपको नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली आपको इंश्योरेंस, ये सवाल बनेगा कि इंश्योरेंस आप करा के जा रहे हैं तो इसका मतलब मेडिकल नहीं है। यूरोप की कंट्री के अंदर आपको जो है वो सब्सिडाइज या फ्री दोनों चीज़ें होती हैं। सब्सिडाइज आपको मिल जाएगा, जो कि कुछ आपको देना है, कुछ गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी, फ्री मेडिकल है एक तरह से, और एजुकेशन भी फ्री है 18 साल की उम्र तक। बाकी प्राइवेट इदारे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर भी आप जो है वो डिपेंड करता है कि अगर आप उनसे कराना चाहते हैं तो आपको ऑब्वियसली उस हिसाब से उनको फीस देनी पड़ेगी। बट इंश्योरेंस का जो मामला है वो वीज़ा के हद तक है, और उसके बाद आप जो है अगर आपको कार्ड आपको मिल जाता है तो आपके लिए फ्री मेडिकल और फ्री एजुकेशन आपको मिल जाती है। ज़बरदस्त हो गया, तो बहुत ही अहम बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़रूरी भी है जब आप एक नई कंट्री में लाइफस्टाइल शुरू करने जा रहे हैं, खासतौर पर फैमिली के साथ। तो मैं चाहूँगा कि इस वीज़ा को अप्लाई करने की जब हम बात कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर भी रोशनी डालें कि प्रोसेसिंग टाइम एग्जैक्टली कितना लग सकता है फ्रॉम इनिशियली जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, सबमिट करेंगे, रिजल्ट कितनी देर में आएगा, और प्रोसेसिंग फीस भी अगर आप बताना चाहें तो वो मैं चाहूँगा उसमें। देखिए, वेरी करती है 75 to 120 यूरोस आपकी इनिशियल एप्लीकेशन फीस होती है, डिपेंडिंग अपॉन आपके कितने मेंबर्स हैं, और SFE की अपनी एक तकरीबन 200 यूरोस के करीब आपको मिल जाएगी, 240 यूरो के करीब आपको नॉर्मली आपको फीस लग रही होती है। तो इतना बड़ा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। सिर्फ ऑब्वियसली आपको एक करना, या तो आप खुद इतने अच्छे कारोबारी शख्स हैं कि आप अपनी बिजनेस को अच्छा पिच कर सकते हैं तो आप करें, अदरवाइज एक मुस्तरद इदारे से आप जो एक्सपीरियंस हैं उनसे आप रब्ता करके बिजनेस प्लान के ऊपर वर्कआउट करें। मेनली आपको बिजनेस प्लान के ऊपर करना है, क्योंकि आप आगे जाके आपको वो काम करना भी है। या फिर अगर फ्रीलांस है चीज़ें हैं, अब मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल कोई शख्स ये कहता है कि भाई मुझे फ्रीलांस के हवाले से गाइड करें, तो बिजनेस के हवाले से हमने बात कर लिया कि भाई बिजनेस आप प्लान करेंगे। जब फ्रीलांस के ऊपर बात करेंगे, क्या ऐसा जो है आप देने जा रहे हैं बिजनेस अपना, क्योंकि आपने उसको एप्लीकेशन में तो उसको बिजनेस के तौर पर ही कहा, आप स्किल वर्क करते हैं, लेकिन अब आप फ्रीलांस के लिए काम करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एग्जाम्पल के तौर पर लेते कि भाई मैं वेब डिज़ाइनिंग करूँगा लोगों के लिए, कंपनी के लिए, तो उसके लिए आपको या तो आप
टेंटेटिवली आप बात करते हैं या आप बात करते हैं कि भाई मेरी इन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर बातचीत चल रही है, वो एविडेंसेस आप बताएंगे या फिर हाइपोथेटिकल आप बताएंगे मैं ऐसे ऐसे जो है ना वो काम करूंगा और उससे इस तरह से इनकम जनरेट कैसे होगी। इनवॉइसेस अगर आपके पास आप पहले काम कर रहे थे, बहुत से लोग फाइवर पे करते हैं, बहुत से लोग अपवर्क के ऊपर काम करते हैं, तो ये इनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो वहाँ पर जाकर अपना ये सेटअप इस्टेब्लिश करें। लेकिन वो अपने दिखाएंगे कि भाई उनकी प्रीवियस इनकम्स और इनवॉइसेस वगैरह कॉन्ट्रैक्ट्स क्या थे, किस तरीके से कर रहे हैं, तो ये आपको मजबूत कर देता है। यूरोप में ऑब्वियसली तमाम यूरोपियन कंट्रीज के अंदर टैक्सेस का एक सिस्टम होता है। पोर्चुगल में रिलेटिवली जो है वो ज़्यादा बेहतर है। डिपेंड करता है, अगर आप सिंप्लीफाइड टैक्स के अंदर चले जाते हैं, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख यूरो से कम है तो ऑब्वियसली आपको 75% अपना जो है वो इनकम करना होता है और 25 तो उसके ऊपर ही आपका सिर्फ जो है वो आपका टैक्स होता है। और इट वेरीज करता है, आप जितनी इनकम करेंगे 13.25% से लेकर 45 to 48% तक आपको एक, लेकिन उसके अगेंस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें भी आपको मिलती बिल्कुल ऐसे ही, आपको फिर दुख तो नहीं होता। एंड लास्टली मैं चाहूँगा, क्योंकि सुपीरियर कंसल्टिंग ज़ाहिर है 21-22 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर और सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार कंसल्टेंट्स में हमारा शुमार होता है और इंटरनेशनल फुटप्रिंट्स भी हैं, हर चीज़ को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी है। तो मैं चाहूँगा बड़ा अहम सवाल कि सुपीरियर कंसल्टिंग कैसे लोगों की मदद कर सकती है इस D2 वीज़ा के हवाले से, और लास्टली जिस तरह आपने बिजनेस प्लान के हवाले से भी कहा, क्या कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो कि लोग अवॉइड कर सकते हैं और सुपीरियर कैसे उसमें मदद कर सकते हैं। बेसिकली सुपीरियर ऑब्वियसली लोगों को पता है, जो अगर ऑल ऑफ अ सडन स्टम्बल अपॉन आ गया और वो जो है ना वीडियो देख ली, उनके लिए भी और जो लोग देखते हैं यार उनके लिए भी, उनको ये पता है कि ना सुपीरियर कंसल्टिंग 22 साल से ज़ायद हो गया इस इंडस्ट्री में है, काम कर रही है, एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए ये सवाल बनता नहीं है कि वो कैसे करेगी। ऑब्वियसली वो एक ड्यू डिलिजेंस पहले अपना करती है, होमवर्क पूरा करती है, उसके बाद किसी प्रोग्राम को लॉन्च करती है। जैसे लोगों ने देखा कि EB2 का प्रॉपर एक जो है वो मैकेनिज्म बनाया, पूरा प्रॉपर हमने काम किया, देन हमने लॉन्च किया, तो इसीलिए हमारे पास रिफ्यूजल्स रेट कम है। कभी भी कोई दावा ना कर सकता, ना करना चाहिए कि भाई वो काम करता है और उसको रिफ्यूजल ही नहीं मिलता। लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये होता है, एक नुआंस जो हमेशा मैं डिस्कस करता हूँ कि वो एक जो बारीक लकीर है वो यही है कि आप ऑनेस्टी के साथ और आप प्रॉपर अपनी वर्किंग के साथ जब आप अप्लाई करते हैं और आप पूरा आप उसके ऊपर वर्क करते हैं, तो मेहनत जिसको हम कहते हैं कि हार्ड वर्क आप पूरा करते हैं, तो फिर आपको रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। सुपीरियर कंसल्टिंग के बाद चूंकि तजुर्बा, जब ये बात आगे बात तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है और वो इमिग्रेशन के लॉज को, चीज़ों को जब समझते हैं, तो फिर उसको जब आप केस देंगे तो ऑब्वियसली वो आखिर तक लेके जाएगी। जैसे मैं बहुत जगहों पे कहता हूँ कि हम आप कामयाबी की स्टोरीज आप लिखते हैं बकायदा, तो वो स्टोरी राइटर बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, तो तभी आपको कामयाबी आपको मिलेगी। तो आप एक अच्छा बिजनेस प्लान करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम मुस्तकिल 22 साल हो गया है, मैं यूके एंटरप्रेन्योर से लेकर फिर यूके फाउंडर से लेकर फिर EB2 के अंदर एंटरप्रेन्योर्स पे हम काम करते हैं, सो मेनी और अदर कंट्रीज, कनाडा के एंटरप्रेन्योर्स पे बहुत काम किया। जब इतना तजुर्बा आ जाता है और हो जाता है तो आने वाले लोगों को तो वैसे ही फ़ायदा होगा। तो सुपीरियर कंसल्टिंग के पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, रब्ता करें सर, और फिर हम जो है उनका पाथवे खुद इंशाल्लाह डिज़ाइन करें। बेहतरीन हो गया, ज़बरदस्त हो गया सर, बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आज हमने डिस्कस की है, क्योंकि मोस्टली कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK तो सबको पता ही है, इनके ऊपर तो बात चली रही होती है, लेकिन आज हम सोचा कि यूरोप के बारे में बात करें, मोस्ट सॉर्ट आफ्टर प्रोग्राम राइट नाउ इन दिस इंडस्ट्री। तो इसके ऊपर आपने काफ़ी अहम तफसीलात हमारे साथ शेयर की, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। और इसी तरीके से सीज़न 3 का भी सिर्फ आगाज़ हुआ है, 4 एपिसोड और आने, तो आपके साथ मजीद कुछ इंसाइटफुल प्रोग्राम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया, एंड आई होप कि एपिसोड आपको पसंद आया होगा। सीज़न 3 की शुरुआत जो है वो हो चुकी है, आपने लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सुपीरियर कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इसी तरह के एपिसोड्स को मज़ीद देखना चाहते हैं, और याद रहे कि अभी मज़ीद न्यू एक्साइटिंग प्रोग्राम्स हम डिस्कस करने वाले हैं, नॉट दोज ओल्ड प्रोग्राम्स जिनके ऊपर बात हमेशा चलती रहती है। न्यू प्रोग्राम्स आएंगे, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, पाकिस्तानियों के लिए किस तरीके से आप मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर ऑप्शन तलाश कर सकते हैं, रिहाइश के, रेजिडेंसी के, PR के, उन सब चीज़ों को आपके सामने लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया देखने के लिए एपिसोड आखिर तक। दिस इज़ अबू बकर आदिल साइनिंग ऑफ, एंड डेफिनेटली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।